साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर देख रहे हैं यह पीसीएस की परीक्षा के साथ जो अन्य परीक्षाएं भी होंगी उस समय या जो उसके आगामी जो परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो करंट अफेयर है यह मेक आईएएस जो संस्था है इनके द्वारा यह करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। इसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर को अपडेट किया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में और उसकी व्याख्या दी गई है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग जनवरी के करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं और अगस्त माह के 150 में से 50 फरवरी माह के 150 में से 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और शेष बचे हुए क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है आपका लोथल में किया जा रहा है, गुजरात के लोथल में। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन, इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसका लक्ष्य पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% तक घटा करके 10% तक करना है, ये भी सही है। तीसरा, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना भी इसका लक्ष्य है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। इस योजना के तहत 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक करना है। साथ ही पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% घटाकर 10% करना है और मत्स्य क्षेत्र में और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों के अवसर पैदा करना है। साथ ही मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना है। अगला है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल बर्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। तो यह मान्यता जो प्राप्त की है वो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्राप्त की है, जिसे कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। #We are here for you के तहत 2020 में कोविड-19 प्रकोप के बाद संदेश को फैलाने और यात्रियों के विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड गठबंधन में शामिल नहीं है। तो इन चारों में से ए, फ्रांस जो है क्वाड गठबंधन में शामिल नहीं है। क्वाड गठबंधन को एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है। इसमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। यह एक अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा शुरू किया गया था और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा समरूप था। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही चिराग योजना किससे संबंधित है। तो चिराग योजना जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से $10 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के दूरदराज क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को विविधतापूर्ण और पोषण आधारित फसलों का हर साल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जहां पर बड़ी जनजातीय आबादी कुपोषित और गरीब है, वहां पर चिराग, जिसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, इस परियोजना को लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चिराग योजना किस राज्य की और किससे संबंधित है। तियानवेन वन प्रोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जापान का अंतरिक्ष यान है? नहीं, यह चीन का अंतरिक्ष यान है जो मिशन मंगल ग्रह पर जापान का पहला स्वतंत्र मिशन है। तो ये यहाँ पर दोनों ही कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीन का है और मंगल ग्रह पर यह चीन का पहला स्वतंत्र मिशन है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला है, फंड्स ऑफ फंड किस संस्थान से संबंधित है। तो फंड्स ऑफ फंड्स जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड से संबंधित है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF के फंड ऑफ फंड्स
में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। आगे चलते हैं, अर्क शुभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गेंदे या मैरीगोल्ड की एक नई किस्म है। हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ध्यान रखिएगा, अर्क शुभ क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। और आपका IIHR का मुख्य अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है और भुवनेश्वर उड़ीसा तथा कर्नाटक के चेतल्ली में इसके 2 क्षेत्रीय प्रयोग केंद्र भी स्थित हैं। ठीक है, तो मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है और उसके क्षेत्रीय कार्यालय आपके भुवनेश्वर और चेतल्ली में भी हैं। आगे चलते हैं, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के संदर्भ में बात करें तो पहला, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह उन्हें स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है या करेगा। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण जो है 11 फरवरी 2021 को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो है बताया गया वही है। आगे चलते हैं, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, 13 फरवरी को वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध थी। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनके बारे में और चीज़ों को देखें तो इस वर्ष राष्ट्र ने अपनी इनकी जो 142वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था, 1879 को हुआ था। और सरोजिनी नायडू न केवल एक सुंदर सेनानी थी बल्कि वह संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी तथा वह सबसे अग्रणी नेताओं में से एक थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, धरसड़ा में इन्होंने ही प्रदर्शन किया था। आगे बात करते हैं, विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम नई दुनिया नया रेडियो है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया गया। इस दिवस को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। इस बार की थीम नई दुनिया नया रेडियो है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन 23 फरवरी को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। मोटेरा के इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया है। देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका कहाँ स्थित है? तो ये कोच्चिन बंदरगाह पर स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागरिका। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही चितौरा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में यह कार्यक्रम महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा था। चितौरा झील के आसपास कैफेटेरिया, अतिथिगृह उसको विकसित किया जा रहा है पर्यटन के लिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत मंत्रालय इसका आयोजन करता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में किया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, गीत तथा स्थानीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो आयोजन था ये 11वां संस्करण था। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण था, जिसको पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में, दार्जिलिंग में और मुर्शिदाबाद में आयोजित किया गया या संपन्न किया गया। अगला है, जल जीवन मिशन शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। यह सतत विकास लक्ष्य 10 की प्राप्ति में सहायता करेगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि यह जो है सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 की प्राप्ति में सहायता करेगा। जो SDG 6 है, इसके अनुसार सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना भी है। तो इसी के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन शहरी योजना की घोषणा
की गई है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। अगला है फास्टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 फरवरी मध्य रात से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो ऐसी स्थिति में उसे निर्धारित से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और चीज़ें देखें तो ध्यान रखिएगा, इसको 15 फरवरी 2021 से इसको अनिवार्य किया गया है। आगे चलते हैं, इसमें अगला है हुनर हाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय करता है, बिल्कुल सही है। इस बार के हुनर हाट का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल था, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। और इसका आयोजन जो है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया और यह 26वें हुनर हाट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लिए और इनमें बड़ी संख्या में महिला शिल्पकार भी शामिल थी। उसका जो मुख्य विषय था वो वोकल फॉर लोकल था। अगला हाल ही में चर्चा में रहा मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के धार जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा याद रखिएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 44% है, 44% है, जबकि शहरी गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 6% है। तो ठीक है, ये ग्रामीण गरीब परिवार और शहरी गरीब परिवारों दोनों की तुलना की गई है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल सही है। इसे संकल्प कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत भर में 9 भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प आजीविका संवर्धन के लिए कौशल संवर्धन और ज्ञान जागरूकता, जिसका नाम जो है संकल्प है और इसका पूरा रूप क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, या हिंदी में संकल्प का पूरा नाम है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल संवर्धन और ज्ञान जागरूकता। इसके तहत सरकार 2 वर्षीय वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू किया है या उनके द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसको केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। दूसरा, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था। तो ये वाला कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। और इस बार की जो थीम थी वह थी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। नहीं, ये विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं जो है इस बार की थीम नहीं थी, ये आपका 2020 की थीम थी, ठीक है। अभी 21 वाले की आगे बात कर लेंगे। अगला है पुस्तक द टेरिबल हेरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक जो है मेघना पंत की है। किसकी है, मेघना पंत की है। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये सभी के लिए सुरक्षित, स्थायी और सस्ती सौर ऊर्जा के उपयोग की मांग करता है। इसका उद्देश्य केंद्रित वकालत नीति और नियामक सहायता, क्षमता निर्माण और कथित निवेश बाधाओं पर काबू पाने के माध्यम से 2030 तक सौर परियोजनाओं में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है, लेकिन
विभिन्न चुनौती के कारण इस परियोजना में देरी हुई। यह प्रोजेक्ट भारत तथा अन्य किस देश के मध्य विकसित किया जा रहा है? तो भारत और म्यांमार के मध्य विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि सितवे पोर्ट अब कुछ समय के लिए चालू है और पलतेवा अंतर्देशीय जल टर्मिनल परियोजना ने भी प्रगति की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये देखिए कि यह परियोजना जो है म्यांमार में सितवे बंदरगाह को कलान नदी के नाव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य के पलेतवा से जोड़ेगी। इसके बाद यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम के लिए सड़क मार्ग से आपका पलेतवा को जोड़ेगी। यह परियोजना जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, हाल ही में भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज दी गई है। बिल्कुल सही बात है। करंज को पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया, यह भी सही है। परियोजना 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। तीनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये भारत और फ्रांस के सहयोग से इसको संपन्न किया जा रहा है। तो ये तीसरा जो है पनडुब्बी इसको सौंपा गया है। जो पहली थी वो खंडेरी थी, दूसरी कलवरी, ये भारतीय नौसेना को पहले ही मिल चुकी है और इसके तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ विकसित की जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जो चौथा है, चौथे का नाम जो है वो आपका बेला है, पांचवें का नाम जो है वजीर है। आगे बात कर लेते हैं, केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला बाजार ईमा मार्केट स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो केवल पहला कथन ही आपका सही है। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में या कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। यह जो है मुख्य तौर पर अल्प विकसित देशों में गरीबी के लिए या गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में 1966 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। अगला है संदेश ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। यह ऐप भारत में निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को आगे बढ़ाने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने संदेश नाम से एक ऐप लॉन्च किया। यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जैसा है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। इस ऐप को केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अंतर संगठनात्मक संचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह ऐप शुरुआत में एंड्रॉयड यूजर और मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों के लॉन्च किया गया था। अब यह आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। यह ऐप भारत में निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को आगे बढ़ाने की सरकारी रणनीति का ही एक हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IIT बॉम्बे ने भारत में अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिश IIT बॉम्बे 2021 लॉन्च किया है। ये सही है। दूसरा, कॉर्पोरेट निकायों और व्यक्तियों द्वारा IIT बॉम्बे को किए गए दान भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर योग्य नहीं है। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन ही सही है। कॉर्पोरेट निकायों और व्यक्तियों द्वारा IIT बॉम्बे को किए गए दान भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कर योग्य है। अगला देखते हैं, ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह नौसैनिक अभ्यास है। बिल्कुल सही है। यह अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। तो यह भी कथन आपका सही है। देखिए, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत जो है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है और यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों के नौसेना डिवीजन के बलों और जहाज़ों ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना भी चयनित जहाज़ों के साथ अभ्यास में शामिल हो गई है। इस ड्रिल में चीनी नौसेना भी हिस्सा लेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, भारत और मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मॉरिशस CECPA पहला व्यापार समझौता है जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यह समझौता एक सीमित समझौता है। तो ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। देखिए, यह समझौता एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं में व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा। अगला है,
या पाइमो ई बाइक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। इस ई बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए लॉन्च किया गया है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पाइमो ये जो है IIT मद्रास द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। इसने हाल ही में मतलब पाई बीम जो है ये इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसने पाइमो नामक एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है और इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज जो है 50 किलोमीटर है। इस ई बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए लॉन्च किया गया है और इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अगला है महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क प्रदान करना है, ये कथन सही है। दूसरा, इससे ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु, तो कहाँ पर है ये, असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया। वह धुबरी फुलबाड़ी पुल का शिलान्यास भी करेंगे और मांजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। आगे चलते हैं, कच्चोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका ये जम्मू कश्मीर में, तो प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है यह त्यौहार। तो इसे जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। त्यौहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिसका इनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का उन्होंने आग्रह किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंगोजी ओकोजो इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जापान से नहीं, ये नाइजीरिया की हैं और ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख बन गई हैं। तो यहाँ पर केवल आपका पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा माँ कैंटीन का आरंभ किस राज्य द्वारा किया गया है, तो इसका आरंभ जो पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया, बस इतना इसको यहाँ पे याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, नहीं, 4 देश शामिल, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ठीक है। तो हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक संपन्न हुई, कहाँ पे, मतलब इस बैठक में पिछला जो बैठक थी वो टोक्यो में हुई थी और अभी हाल ही में ये तीसरी बैठक थी। तो ये दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला सही नहीं है। अगला है, वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेज ने G20 देशों को एक वैश्विक कोविड टीकाकरण योजना तैयार करने के लिए कहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उन्होंने एक इमरजेंसी टास्क फोर्स गठित करने की भी घोषणा की है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 10 अमीर देशों ने दुनिया भर में 75% वैश्विक टीकाकरण किया है और दुनिया के 130 गरीब देशों को वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं मिली है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने एक इमरजेंसी टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा भी की है और कहा है कि अब सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर जगह सभी को टीका लगाया जा सके। अगला है, कोले कैंथ या श्यूले कैंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने कोले कैंथ और श्यूले कैंथ नामक विशाल मछली के जीवाश्मों की खोज की है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह जीव क्रेटेशियस युग से संबंधित है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं के समूह ने कोले कैथ या श्यूले कैथ नामक विशाल मछली के जीवाश्म की खोज की, जिसे जीवित जीवाश्म का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। ये जो है तकरीबन 66 मिलियन वर्ष पुरानी है और क्रेटेशियस युग से संबंधित हैं। ये समुद्र की सतह से 2300 फीट नीचे गहराई में निवास करने वाला एक जीव है और माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पहले ये डायनासोर के साथ विलुप्त हो गए थे। ये कोले कैथ या श्यूले कैथ की अब तक केवल 2 ज्ञात प्रजातियां ही मौजूद हैं। पहली प्रजाति अफ्रीका के पूर्वी तट के कोमोरोस द्वीप समूह के पास और दूसरी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाई जाती है। जीवित जीवाश्म ऐसे जीव होते हैं जो प्रारंभिक भूगर्भीय काल से अपरिवर्तित रहे हैं और जिनके करीबी संबंधी जीव प्रायः विलुप्त हो चुके हैं। कोले कैथ या श्यूले कैथ के अलावा हार्सर शू क्रैब और जिंको वृक्ष भी जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं। थोड़ा सा नाम की लिस्ट है तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला है, एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाता है, बिल्कुल सही है।
वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को इस वर्ष नवोन्मेष श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने 2018 में भी इसी श्रेणी में, नवोन्मेष श्रेणी में ही पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। स्नेकपीडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक डिजिटल बुक है, नहीं, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करने, सर्पदंश के लिए समय पर उचित उपचार का लाभ उठाने, सांपों के बारे में मिथकों का भंडाफोड़ करने और सांपों के साथ साथ सर्पदंश पीड़ितों की रक्षा करना है। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, पहला गलत है। देखिए, इसको केरल में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की टीम ने स्नेकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलिना और ध्रुवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलिना और ध्रुवास तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल हैं। बिल्कुल सही है। यह रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, ये भी सही, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई सेना के लिए हेलिना और वायुसेना के लिए, देखिए, सेना के लिए हेलिना और वायुसेना के लिए ध्रुवास मिसाइल प्रणाली का संयुक्त उपयोग परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण रेगिस्तानी पर्वतमाला में अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया है। ये जो है तीसरी पीढ़ी के लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल है, जो डायरेक्ट हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। इस प्रणाली में सभी मौसम में दिन और रात वाली क्षमता है और पारंपरिक कवच वाले टैंक के साथ साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच वाले युद्ध टैंकों को पराजित करने की क्षमता भी है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह विश्व में सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था, नहीं, इसको 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना, इसमें आपका केवल पहला वाला कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना था। इस योजना के तहत प्रत्येक 2 वर्ष बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा किसानों को खेतों में उर्वरक की उचित मात्रा डालने में आसानी होती है। इससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त उर्वरक के उपयोग में कमी आई है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में सॉइल कार्ड के उपयोग से उर्वरक के उपयोग में 10% की कमी आई है। और इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि सॉइल कार्ड के कारण उत्पादकता में 5 से 6% की वृद्धि हुई है। अगला है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा घोषित किया जाता है, इसको बिल्कुल सही है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा शहर है, नहीं, ये पहला शहर है। कौन सा सही नहीं है? बी वाला सही नहीं है। इस मान्यता के साथ यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा कथन, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका पेरिस समझौते में आधिकारिक रूप से एक बार फिर शामिल हो गया, बिल्कुल सही है। पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में सभी सदस्य देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त करनी होती हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 20 जनवरी को जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे के बाद पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने की प्रक्रिया से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षरित किए हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अलग होने का निर्णय लिया था और वो अलग हुए थे। इन समझौतों का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है और साथ ही इससे और भी कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय क्या रहा है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। तो ये दोनों ही कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मत से 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया है। आगे चलते हैं। स्वामी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में इस स्वामी फंड की घोषणा की गई थी, नहीं, 2019 में इसकी घोषणा की गई थी, नवंबर 2019 में। पहला वाला कथन आपका गलत है। यह फंड रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है। तो देखिए, स्वामी फंड वर्ष 2021 में अपने पहले तैयार अपार्टमेंट को डिलीवर करेगा। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित 250 अरब रुपए का फंड है। यह फंड रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह फंड वित्त वर्ष 2021-22 में 4000 से अधिक
घरों से युक्त 16 परियोजनाओं को सौंपेगी। अगला है, मिसाइल रोधी एरो फोर्स सिस्टम को हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है? इजराइल के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है। इस मिसाइल को रक्षात्मक प्रणाली में एक और परत के रूप में विकसित किया जाएगा। यह एक नई बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड विकसित कर रहा है, ठीक है, और किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर पहले से ही बहुस्तरीय प्रणाली के तहत चालू हैं। यह प्रणाली वायुमंडल और अंतरिक्ष में आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। आगे चलते हैं। हाल ही में मगुरी मोटापुंग व्हील में एक सदी के बाद मंदारिन बतख, जिसका वैज्ञानिक नाम एक्स ग्लेरिकुलेटा है, इसको देखा गया है। तो ये मगुरी मोटापुंग व्हील कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। ये जो है दुनिया के सबसे सुंदर बतख माने जाते हैं और जो नर मंदारिन होते हैं वो अत्यधिक सुंदर होते हैं। और ये ये जो पक्षी हैं बीज, बलूत, छोटे फल, कीड़े, घोंघे और छोटी मछलियों को खा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या इससे कथन सत्य है? पहला है, वैज्ञानिकों का मानना उन्होंने पृथ्वी पर अब तक के सबसे छोटे सरीसृप की खोज की है। बिल्कुल सही है। इसे ब्रुकेशिया नाना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, किसी खोज की है? सरीसृप की। और यह जो है गिरगिट की एक उप प्रजाति है जो कि बीज के आकार के बराबर है। मेडागास्कर में जर्मन मेडागास्करन शोध दल द्वारा 2 छोटी छिपकलियों की खोज की गई है। इस दल ने वर्ष 2012 में एक अभियान के दौरान इस प्रजाति के एक नर और मादा को खोजा। इसे ब्रुकेशिया नाना के नाम से जाना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ना कि 30 फरवरी को। इसकी घोषणा सर्वप्रथम यूनेस्को ने 1980 में की थी। तो 1980 में नहीं बल्कि 17 नवंबर 1999 को की थी। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में किया गया है। और तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था। अल्कोहल का सेवन नहीं करने पर भी फैटी लीवर की समस्या और उसकी पहचान कर उसका उपचार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा? भारत बन गया है। हाल ही में गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग के उपचार तथा कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फैटी लीवर में वसा का असामान्य संचय स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगला है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या से कथन सत्य हैं? इस वर्ष दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर्नाटक करेगा। बिल्कुल सही है। पहला विश्वविद्यालय खेल पिछले साल उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इसमें 25 साल से कम उम्र के 4000 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और इन खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय टीमों के लिए चुने जाने का भी अवसर होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार विश्वविद्यालय खेलों में योगासन और मल्लखंब को भी जोड़ा गया। तो पूछा जा सकता है किसको जोड़ा गया है? तो योगासन और मल्लखंब को, 2 खेलों को और जोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का विजेता कौन रहे हैं? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच। इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था। अगला है, पैसेज एक्सरसाइज के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना द्वारा की जाती है। नहीं, यह भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच की जाती है। और 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया गया। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला वाला सही नहीं है। अगला है, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो असम में किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। और इसमें जो है इसके परिव्यय के लिए जो बजट है वो 1000 करोड़ रुपए का है। और यह विश्वविद्यालय 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। और यह 12 विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS-C 453 को चेन्नई में कमीशन किया गया। बिल्कुल सही है। यह एक इंटरसेप्टर नाव है। यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है। यह 18 में से 17वीं इंटरसेप्टर नौका है जिसे स्वदेशी तौर पर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह एक 80 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नाव है। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने कागज रहित बजट को पेश किया। बिल्कुल सही बात है। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तो ये दोनों ही कथन सही है। और इसके अलावा इन्होंने एक ऐप जो है बजट ऐप भी लॉन्च किया जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से इसको उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। अगला देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या ऐसे कथन सत्य है? इजराइल ने ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है, बिल्कुल सही है। या उन लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस का टीका लगवा लिया है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। भारत में पहली अंडर सी टनल रोड कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपका मुंबई में शुरू की गई है। मुंबई में 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग शुरू हो जाएगी, जो मुंबई की तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। और इस सुरंग की लंबाई जो है 7 किलोमीटर होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह भारत में पहली अंडर सी रोड टनल है। यह गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी और यह सीबेड के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। अगला है, हाल ही में होशंगाबाद राज्य का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर और झाबुआ जैसे शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी अध्यादेश जारी किया है? तो उत्तराखंड ने जारी किया है। यह अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो प्रायः पुरुषों के प्रवासन के बाद भी पीछे छूट जाती हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट एक्टर कियारा आडवाणी को दिया गया, ये कथन आपका सही नहीं है। ये अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए दिया गया है। दूसरा, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट है, ये वाला कथन आपका सही है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का ऐलान किया गया है, जिसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT के बेस्ट सेलिब्रिटीज़ को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर मतलब फीमेल दीपिका पादुकोण, बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है, बिल्कुल सही है। इस आयोजन का विषय भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो इसका विषय ही यही रहा है, भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया और फिक्की शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार है। आगे चलते हैं। हुनर हाट के संदर्भ में तो 2 कथन है। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। हुनर हाट 2021 वोकल फॉर लोकल के विषय के साथ आयोजित किया गया, दोनों कथन यहाँ पर सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया था, जिसका विषय था वोकल फॉर लोकल। आगे बात कर लेते हैं। अगला है, 2 कथन दिए गए। फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गए, बिल्कुल सही है। यह क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, यह जो योजना है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और भी आपकी किस्में 3 किस्तों में। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आगे देखते हैं। हाथियों की मौत चर्चा में रहा। कारलापात वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के कालाहांडी दक्षिणी डिवीजन के कारलापात वन्य जीव अभयारण्य का अभयारण्य यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो मृत्यु हुई थी किसकी वजह से हुई थी? तो जांच से पता चला कि ये मौतें पास्टोरेला मल्टोसीरा नामक बैक्टीरिया से हुए हेमोराजिक सेप्टिसीमिया से हुई है। अगला है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया। यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं। इस मिशन को लॉन्च करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरों में शहरी शासन और शहरों में सेवा प्रदान करने के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा।
इस वर्चुअल इवेंट में स्मार्ट पोर्ट, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, स्मार्ट सिटीज वेबसाइट और जियो स्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी पहल भी लॉन्च की गई हैं। इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज पहल को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ साझेदारी में स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन देश के सभी शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। आगे देखते हैं मिशन लाल फकीर के संदर्भ में। तो यह गुजरात राज्य से संबंधित नहीं, यह पंजाब राज्य से संबंधित है और पंजाब मंत्रिमंडल ने इसके संबंध में प्रावधान किए हैं। लाल फकीर का तात्पर्य उस भूमि से है जो गांव या आबादी बस्ती का हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसमें पहला वाला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। देखिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य भर के सभी गांवों में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल फकीर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। ठीक है, चूंकि लाल फकीर में ऐसी संपत्तियों के लिए अधिकारों का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान में संपत्ति के वास्तविक मूल्य के अनुसार विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता और ऐसी संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, दो कथन दिए गए। उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई। बिल्कुल सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आपका वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोनों कथन सही है। और जब यह आपका संचालित होने लगेगा कुशीनगर हवाई अड्डा, तो ये यहाँ का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय कार्रवाई बल FATF एक गैर सरकारी संगठन नहीं, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जिसका गठन 1989 में धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित अन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर दोनों, दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। देखिए, ये चर्चा में क्यों आया था? आतंकी संगठनों को धन आपूर्ति करने वालों पर निगरानी रखने संबंधी संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्य दल FATF ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ स्कूल में फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी जोखिमों ने उन प्रयासों को उलट दिया है जो दुनिया भर में सबसे कमज़ोर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक दशक में दुनिया भर में किए गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 स्कूली बच्चों में से एक, दुनिया भर में लगभग 388 मिलियन बच्चे जब महामारी में अपने चरम पर थी तब स्कूल भोजन प्राप्त किया था। यह इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है आपका तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। और किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आगे चलते हैं। किस देश ने ऐसा पहला कानून पारित किया जिसमें गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना होगा? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खिलौना मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। यह आभासी रूप में आयोजित किया जाएगा, यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खिलौना मेले का 27 फरवरी को उद्घाटन किया। यह 2 मार्च को समाप्त होगा। यह आभासी रूप में आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान IIT गांधीनगर में स्थित सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग मेले में अपनी 75 खिलौना कृतियों का प्रदर्शन किया गया। और IIT गांधीनगर देश का एकमात्र IIT है जो रचनात्मक सीखने के लिए इस केंद्र को चला रहा है। और इस मेले का आयोजन किसने किया था? आयोजन जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं। हाल ही में किसे केरा बिग ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह अवार्ड दिया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन IHS मार्केट द्वारा किया गया। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो ऊर्जा उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। एक जिला एक विशेष उपज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है? नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पहल है एक जिला एक उत्पाद है, तो नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। यह जो योजना है, यह जो पहल है एक जिला एक विशेष उपज योजना, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये बात सही है। तो दूसरा वाला कथन सही है। देखिए, जो इससे उत्पाद होंगे या आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित, इन उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से सहयोग प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। आगे बात लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी को श्रीकोटा से PSLV C-51 के जरिए उपग्रह अमेजिनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। अमेजिनिया 1 किस देश का उपग्रह है? तो ये जो है ब्राज़ील का उपग्रह रहा है। अमेजिनिया 1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राज़ील का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। आगे बात करते हैं, किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने। और ध्यान रखिए, कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? तो यह विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगला है, संत रविदास की जयंती देश भर में 27 फरवरी को मनाई गई। संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये भक्ति आंदोलन संबंधित है, बिल्कुल सही है। संत रविदास संत कबीरदास के समकालीन थे, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। और इन्होंने जाति प्रथा समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और मीराबाई जो थी इनकी शिष्या थी। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ अर्थात चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, इस वर्ष सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो सरस आजीविका मेले का आयोजन जो है नोएडा में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इसमें 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पी भाग ले रहे हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? तो कहाँ पर की है? झारखंड में। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टिले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे कम से कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है। इस स्थल के नज़दीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टिले के नीचे दफन पाया गया था। वर्द मुद्रा, हाथ से वरदान देने की इशारा में देवी तारा की 4 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बुद्ध की 6 मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा में दाहिने हाथ की 5 उंगलियों द्वारा पृथ्वी की ओर इशारा, जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, एक मूर्ति कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ मिली है, जो शैव देवता महेश्वरी की प्रतीत होती है और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक समावेश का संकेत देती है। देवी तारा की मूर्तियों की उपस्थिति इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रसार को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? हाल ही में कृष्णदेव राय की मृत्यु के सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमुर जिले में खोजा गया, यह बिल्कुल सही है। इस शिलालेख को संस्कृत में लिखा गया नहीं, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो है शिलालेख जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के शासक कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 था, इनकी मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमुर जिले के होन्नाहल्ली में खोजा गया है। शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में शासन किया। इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 में रविवार के दिन होती है। यह शिलालेख तुमकुर जिले के होन्नाहल्ली में गोपाल कृष्ण मंदिर के उत्तर की ओर रखे पत्थर पर उकेरा गया है। यह शिलालेख तुमकुर के देवता वीर पराशना हनुमंथा की पूजा करने के लिए तुमकुर के गांव होन्नाहल्ली द्वारा दिए जाने वाले उपहारों का भी वर्णन करता है। इस शिलालेख को कन्नड़ में लिखा गया है। आगे चलते हैं, G20 के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व शक्तिकांत दास ने किया था? नहीं, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। यह इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, यह भी सही है। तो इटली की अध्यक्षता में संपन्न होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की यह पहली बैठक थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला कथन सही नहीं है, दूसरा वाला कथन आपका सही है। आगे चलते हैं, ई दाखिल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पोर्टल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को ई फाइलिंग की सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को ई दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 सितंबर 2020 को ई दाखिल उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल अब 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार
शिक्षण, कौशल और कार्य पर प्रभाव, ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे जब वो 14 वर्ष के थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित करने और उसे मजबूत बनाने में इन्होंने मदद की, तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। बी ऑप्शन लिखा हुआ, परंतु यहाँ दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, 27 फरवरी 2021 को चंद्रशेखर आज़ाद की 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। अपनी वीरता और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद बहुत कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर फिर उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद वे पुलिस के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज अफसरों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। आगे चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु भी 27 फरवरी को होती है और इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था। ठीक है, अभी 27 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नम्मा कार्गो सेवाएं शुरू की हैं? तो यह सेवाएं जो हैं कर्नाटक के द्वारा शुरू की हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बंगलोर में नम्मा कार्गो सेवाएं शुरू की हैं। नम्मा कार्गो सेवाओं के माध्यम से राज्य सड़क परिवहन निगम को छोड़कर अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए पार्सल का परिवहन करेगा। आगे बात करते हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? यह गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने जीता है। अगला है, सरल सुरक्षा बीमा पहल किसकी है? तो यह लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। तो इसने IRDAI ने एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर लॉन्च किया, जिसे सरल सुरक्षा बीमा कहा जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है? तो ये जारी किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने जारी किया है। देखिए, 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को स्वास्थ्य जांच के बाद छात्र स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें उनकी किसी शारीरिक कमी या बीमारी का जिक्र किया गया है। संस्मरण स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश सऊदी अरब है, नहीं चीन है। ठीक है, दूसरा, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान ग्रहण लिया है, ये सही है, तो दूसरा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधित हालिया आंकड़ों के मुताबिक चीन ने वर्ष 2020 में एक बार पुनः भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018-19 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक नया पदार्थ सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड की खोज की है। बिल्कुल सही है। यह पदार्थ सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यह पदार्थ सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अवशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है और अन्य उपयोगी कार्यों को पूरा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मूल रूप से यह पदार्थ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लाभों का उपयोग करेगा। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव में क्या होता है? ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने फरवरी माह के पूरे 150 प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।